जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। जी सर, सब शुक्र। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अमित। देखिए लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 16 आईपीसी स्टार्ट किया था और उसकी दो अति महत्वपूर्ण धाराएं हैं 299 और 300। आपराधिक मानववध और हत्या की परिभाषा पर हमने नज़र डाली थी। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे 299 और 300 को। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? किसी को कुछ समझ ना आया हो? जी सरजीत जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है सर। जी एक्चुअली अभी क्लास शुरू ही नहीं हुई थी। हम चूँकि इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम ये सोच रहे थे कि सभी क्लास मेंबर आ जाएं तभी शुरू करें, लेकिन अब आते रहेंगे। देखिए आप लोग टाइम से थोड़ा टाइम का ध्यान रखिए। लिंक हमेशा आपको 8 बजे से पहले पहले प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्लास मेंबर्स जो है वो समय से क्लास में हाजिर नहीं होते हैं। तो आप लोग थोड़ा समय का ध्यान रखें, ठीक है? इसमें आप ही लोगों का नुकसान है। भाई मुझे तो 8 बजे क्लास शुरू करनी है तो मैं 8 बजे क्लास शुरू करूँगा, लेकिन फिर भी मैं 2-4 मिनट वेट कर लेता हूँ, तो वेट ना कराया कीजिए, ठीक है? चलिए देखिए, हम आज की क्लास की प्लानिंग हमारी ये थी कि हम आज डिफरेंस पढ़ें 299 और 300 का, लेकिन डिफरेंस पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 300 के जो 5 एक्सेप्शन हैं उनको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके ये 5 एक्सेप्शन तैयार नहीं होंगे तो आप 299 और 3 से कोई अंतर को नहीं समझ पाएंगे। तो वो जो डिफरेंस वाला मैटर है वो हम कल की क्लास में डील करेंगे। आज हम सेक्शन 300 के 5 अपवाद पढ़ेंगे, ठीक है डियर? जी सर। हाँ देखिए, एक चीज़ हम जब हम 300 हमने स्टार्ट किया था तो 300 की जो पहली ही लाइन है वो कह रहा है एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। तो ये जो हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड है ये पांचों अपवाद के विषय में ही बात कर रहा है। एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। ये तो हमने कल 300 पूरा पढ़ ही लिया था। मैंने केवल आपको यहाँ इसलिए मैं लेके आया था वापस कि जो हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड शब्द लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि जो 300 के 5 एक्सेप्शन हैं वो 5 एक्सेप्शन हम आज पढ़ते हैं, और कल की क्लास में हम डिफरेंस को पढ़ेंगे, क्योंकि इन पांचों अपवादों को भली भांति समझे बगैर आप लोग अंतर को नहीं समझ पाएंगे। इज दैट ओके? देखिए मोटा मोटी एक बात तो हम समझ गए हैं पिछली क्लास में कि आपराधिक मानव वध और हत्या, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि विशेष प्रकार के आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या हो जाते हैं। सामान्यतः हत्या बेसिकली आपराधिक मानव वध ही होती है, ठीक है? लेकिन मेन अगर मोटी बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जहां हायर साइड पे चली जाती है वहां आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध बन जाता है। इसके डिफरेंस में हम कन्फ्यूजन हमारे अंदर तब पैदा होता है जब हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग मानकर पढ़ते हैं। ये अलग नहीं है। आपराधिक मानववध जो है एक बड़ा कुनबा है और हत्या उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इज दैट क्लियर अमन? यस सर। जी सर। कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट होता है जहाँ हम दोनों को अलग अलग मान के पढ़ना शुरू कर देते हैं।
और हम ये देखते हैं कि आशय यहाँ भी लिखा हुआ है, आशय यहाँ भी लिखा हुआ है, फिर अंतर कहाँ हुआ। ये जो कन्फ्यूजन है ये केवल आप ही लोगों के अंदर नहीं है, ये जब हम कभी आईपीसी पढ़ना शुरू किया था तो हम लोग भी ऐसे ही कंफ्यूज रहा करते थे। ठीक है, तो एक्सेप्शंस इसके पढ़ना शुरू करते हैं। इसके 5 अपवाद हैं। ठीक है, 5 अपवाद क्या कहता है? एक्सेप्शन नंबर 1 कह रहा व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। ठीक है, ये कह रहा कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। ठीक है, ये कह रहा है आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है। अपवाद संख्या 1, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। जी, समझ आया भाई कुछ? अब ये कह रहा है कि जो ये एक्सेप्शन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि द अबव एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजोज। तो ये इसके कुछ परंतुक भी हैं। ये डायरेक्टली आपको बिल्कुल खुली छूट नहीं दे रहा है कि आप आत्म संयम अपना खोएं किसी की वजह से और आप उसको मार दें तो आपके द्वारा किया गया जो है आपराधिक मानववध वो हत्या की कोटि में नहीं आएगा। इसके ऊपर भी कुछ निबंधन, कुछ क्या लगाए हैं, प्रोविज़ो लगाए हैं, परंतुक लगाए हैं। तो परंतुक कितने हैं इसमें? 3 परंतुक हैं और एक स्पष्टीकरण है। ये कह रहा है कि फर्स्ट दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट शाउट और वॉलंटरीली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। ये कह रहा है यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो। जी, पहला प्रोविजो कुछ समझ आया? शोभित, एक्सेप्शन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, आईपीसी का 300 का एक्सेप्शन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और इस एक्सेप्शन नंबर 1 का प्रोविज़ो नंबर 1 पढ़ रहे हैं। प्रोविज़ो नंबर 1 कह रहा है कि दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट शाउट और वॉलंटरीली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। ये बात क्या समझ आई आप लोगों को? कुछ इस वाले जो प्रोविज़ो है, ये प्रोविज़ो हाँ हाँ शोभित क्या कह रहे हो? अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो सर्कमस्टांस अवॉइडेबल था, जो प्रोवोकेशन था दैट वाज नॉट सो ग्रेव कि उसमें केवल और केवल उसका मर्डर कर देने का ही एक वो एक्ट होता था, तो तब उसका वो बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। मतलब कि उसको ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना है ऑफेंडर को कि वो ऐसा माहौल खुद क्रिएट करे कि वो प्रकोपित अवस्था में आए। प्रकोपन जो है गंभीर व अचानक होना चाहिए और आपको प्रति हेतु के रूप में आपने उसको क्रिएट ना किया हो। ये कहना चाह रहा है ना फर्स्ट वाला जो प्रोविज़ो है, अपराधी द्वारा मतलब हमें पता चले कि हमने ही कुछ इस तरीके का माहौल सर्कमस्टांस हमारी वजह से ऐसे हो गए कि उसने कुछ उल्टा सीधा किया और उससे हम ही प्रोवोकेशन हो गया और फिर हम ही उसको मार डालें। जी 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 जी
तो ऐसा प्रोवोकेशन जो है वो आपका वॉलंटरीली, आपने ना उसको स्वेच्छा प्रकोपन नहीं आप लाएंगे कि भाई खुद अपने स्तर से, वो प्रकोपन सामने वाले के कृत्य से आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी अवस्था है तो आपको एक्सेप्शन नंबर 1 का लाभ नहीं मिलेगा। यदि ऐसे फैक्ट पिक्चर में आते हैं कि भाई ये जो प्रोवोकेशन था ये तो सेल्फ एक तरह से क्रिएटेड था, ठीक है, तो वहाँ ये क्रिएशन नहीं होनी चाहिए। अमन, इज दैट ओके, क्लियर? जी सर, जी जी। एक सेकेंडली इसका प्रोविजो कह रहा है दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। दूसरा कह रहा है कि यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूर्ण प्रयोग में की गई हो। भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस वाला आ रहा है और वो जो है विधि के द्वारा उसे शक्तियाँ दी गई हैं उसका प्रयोग कर रहा है, सद्भावपूर्वक प्रयोग कर रहा है, और उसको जैसे ही अप्रीहेंड किया सामने वाले को प्रकोपन आ गया कि भाई आप ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो वैसी अवस्था में यदि उस अचानक व गंभीर प्रकोपन की अवस्था में उस पुलिस वाले को मार डाले तो उसको इस अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे प्रोविजन से वो हिट हो जाएगा। दूसरा प्रोविजन क्या बता रहा है कि यह कि वह प्रकोपन ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूर्ण प्रयोग में की गई हो। तो वहाँ आपको एक्सेप्शन नंबर 1 का लाभ नहीं मिलेगा, जहाँ आपने किसी ऐसे लोक सेवक को मार डाला हो जो कि अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। क्लियर हुआ सर्वजीत शर्मा जी? यस सर जी, क्लियर। वेरी गुड। तीसरा कह रहा है thirdly that the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense। अब तीसरा ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने लॉफुल प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जो हमें दिया हुआ है उसका प्रयोग करने में हमने कोई कृत्य किया और उसके प्रयोग से सामने वाला प्रोवोकेटेड हो गया हो और वैसी अवस्था में वो उस व्यक्ति को मार दे जो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहा था, तो उस व्यक्ति को भी एक्सेप्शन नंबर 1 300 का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्या समझे? मान लीजिए कोई आपका कोई नाक पकड़ के खींच रहा है, कोई कान पकड़ के खींच रहा है और आपने उसको झिड़क दिया, आपने उसको एक ऐसा बल प्रयोग करके अपने से हटाया और वैसा करने से वो व्यक्ति सामने वाला इतना प्रकोपित हो गया कि आत्म संयम खोते हुए उसने पिस्टल निकाला और आपको मार डाला, तो यहाँ उसको एक्सेप्शन नंबर 1 का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने प्राइवेट इसमें तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है ना सर, वो अपना तब की बात है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन इस्तेमाल कर रहा है? जो मृतक है वो कर रहा है। ये यही तो कह रहा है, देखो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है और उसके वैसा प्रयोग करने से सामने वाला प्रकोपित हो जाए, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। वो कहेंगे जी मैं तो प्रकोपित हो गया था इसलिए मार दिया। भाई प्रकोपित क्यों हुए थे? प्रकोपित आप इसलिए हुए थे कि सामने वाला आपके कृत्य से अपने आप को बचा रहा था। हाँ, वो कर रहा था मरने वाला। लेकिन सर एक क्वेश्चन एक मामला जी,
मेरठ का था एक मामला। जी। तो उसमें क्या था सर, दो लोग झगड़ रहे थे आपस में, तो दोनों ही वो थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे, आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, सेम गैंग के मेंबर थे। तो एक ने क्या किया, मतलब वो दूसरे के ऊपर वो एक पिस्टल को लेके लड़ रहे थे, तो एक के हाथ में आ गई, उसने दूसरे को शूट कर दिया। तो उसका जो भाई खड़ा था दूसरे वाला, मतलब जिसको बुलेट लगी थी, उसके पास भी पिस्टल थी, उसने भी उसको 2 गोलियां मार दी। तो जब वो मर गया, जिसको 2 गोली लगी थी वो मर गया, और एक वाला जिसको पहले लगी थी वो बच गया, मतलब वो दोनों भाई बच गए और वो मर गया। तो उसने ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया था कि मेरे भाई को गोली मार दी थी तो मैं तो उसको मारता ही मारता। तो उसमें दिया नहीं गया उसको, क्योंकि उसमें ये कहा कि भाई वो तो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो एक्सरसाइज कर रहा था। जब तुम्हारा भाई पिस्टल लाके उसके घर पर उसे मारने को चढ़ गए तुम दोनों भाई, और उसने छीन के तुम्हारे भाई को मार दी, तो अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट उसने एक्सरसाइज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वो ये कह रहा था कि मेरे भाई को मार दी तो मैं क्या करता, वो प्रोवोक तो उसने किया, तो उसने कहा उसने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया, वो अपना राइट ऑफ डिफेंस जो है वो अपना प्राइवेट डिफेंस वो अपना एक्सरसाइज कर रहा था लॉफुल। इसी प्रोविजो का उसको लाभ मिला है ना, इसी प्रोविजो की वजह से उनको एक्सेप्शन का लाभ नहीं दिया गया। जी, उनको लाभ नहीं दिया गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और जजमेंट है क्वेश्चन चलेगा। बोलिए। किशन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी सर 1974 की है सुप्रीम कोर्ट की। उसमें भी इसी प्रोविजन की वजह से उसको लाभ नहीं दिया गया था सर। एक्चुअली क्या था कि जो एक्यूज था, एक्यूज ने काफी सारी लाठियां मारी थी विक्टिम के ऊपर, तो विक्टिम ने खुदाई उठा ली थी। खुदाई होती है सर, कोई यूपी में कुछ होता होगा, तो वो उस वेपन से उसने सबको उसने मार दिया था सर। तो अब ये कहा गया था कि उसने जो खुदाई से मारा है वो उस टाइम पे मारा है जब आप उसको मार रहे थे, लाठी से मार रहे थे, तो लाठी की जो इंजरीज थी वो आप इंफ्लिक्ट कर रहे थे, इतनी थी वो कि उससे मर जाता वो। तो इसलिए सर उसका प्राइवेट डिफेंस माना गया था वहाँ पर। जी जी बिल्कुल। और जी सर इस पर एक मेडिकल है केएम नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ये इसी 301 के ऊपर है ये। नहीं 300 का अपवाद एक है, 301 नहीं है, 300 का अपवाद संख्या है। हाँ केएम नानावती जिस पर शॉर्ट में रखा है ना, जिस पे रुस्तम मूवी बनी हुई है ना, तो वहाँ केएम नानावती में वैसे फिल्म में तो थोड़ा तड़का लगा दिया था, उसको लाभ दे दिया था, लेकिन एक्चुअल केस में जो है वो उसको लाभ नहीं मिला था। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल कूल माइंड मर्डर था। वो कहाँ गया, बाकायदा अपने शिप पे गया, वहाँ से पिस्टल लेकर आया, अपने बच्चों को पिक्चर हॉल में बैठा के आया, उसके बाद वो गया उसके पास। तो वो कहा कि ये अचानक में गंभीर प्रकोपन नहीं है, इसमें तो आपने पूरा टाइम लिया, बिल्कुल कूल माइंड सोच समझ के मर्डर किया है, तो यहाँ आपको इस अपवाद का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर ही वाज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हाँ, और 2 फैक्टर्स और होते हैं सर, जैसे इसमें ये टर्म्स आए हुए हैं सडन एंड ग्रेव। तो अगर सपोज सडन हो लेकिन ग्रेव ना हो तभी नहीं मिलेगा, ग्रेव हो और सडन ना हो तभी नहीं मिलेगा सर। दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। उसके लिए तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is a question of fact. Yes. उसकी क्या पोटेंसी थी, मतलब किस लेवल की प्रोवोकेशन थी, कितना ग्रेव था वो तो केस के सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा, ये डिफर करेगा केस टू केस। दोनों का ये कॉम्बो होना चाहिए, अकेला से काम नहीं चलेगा। यही कह रहे हैं ना कुलदीप जी आप? जी सर दोनों के कॉम्बो के होने के बाद भी द पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, उनके होने के बावजूद भी सर। यस। हाँ दानिश, आपका क्वेश्चन पेंडिंग है, दानिश बोलिए। जी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकती है, देखिए घर पहुंचती है और रात में महिला को गिरफ्तार नहीं जाती है, लेकिन वो बदतमीजी कर बैठती है क्योंकि उसके परिवार वाले उन्हें कोई मेंबर को मार देता है, तो फिर उससे क्या होगा? दानिश आपका सवाल पूरा नहीं आ पाया, कुछ आपकी आवाज़। हाँ चलिए आप लिख के डाल दीजिएगा उसको, ठीक है, लिख के मैसेज।
हाँ सर कुछ, आप सुन पा रहे हैं? हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाने की। हाँ बताइए, आप कोशिश कीजिए बताने की। ज़्यादा लगी सर। मैं कह रहा हूँ कुछ पुलिस वाले जो महिला को गिरफ्तार करने गए रात में, और जब रात में गिरफ्तार, क्योंकि महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो उनके घर पहुंचे और महिला को गिरफ्तार जब किया तो बदतमीजी हुई उनके फैमिली मेंबर में और पुलिस में, दोनों में झड़प इतनी ज्यादा हुई कि फैमिली मेंबर ने पुलिस वाले को जान से मार दिया। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है कि उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं सर। हाँ देखिए, जो लोक सेवक के विषय में जो एक्सेप्शन है, इसमें जो प्रोविज़ो है, वो कह रहा है कि यह है कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूर्ण प्रयोग में की गई हो। तो रात में यदि महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो उसका विधिपूर्ण प्रयोग नहीं है अपनी शक्तियों का। जी जी जी, है ना? तो हमें सर लाभ मिल सकता है। हाँ, आपकी इस बात का हल यही है। मतलब फर्दर ग्रेव प्रोवोकेशन है, अभी जो आया था वर्ड सर, इसमें तो यही होगा ना कि उसने अपने राइट जो है, जो लॉफुल राइट है उसका अरेस्ट करने का, थोड़ा एक्सीड कर गया। ये कोई यूनिवर्सल वो नहीं है लॉ कि रात में महिला को अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी सर्कमस्टांस हो सकते हैं। अब शाइस्ता परवीन को अगर रात में अरेस्ट करना पड़ जाए, जिस तरह यूपी पुलिस घूम रही है उसके पीछे, तो ये कोई रूल फॉलो नहीं किया जाएगा, उसको नहीं किया जा सकता। शीजा पर्दा नशीन लेडी और वही उसकी जो क्या बोलते हैं, इद्दत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जी जी, इद्दत ही होती है। ऐसा कोई ये बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। ये कोई यूनिवर्सल वो नहीं है। ये तो ये ठीक है, डीके बसु की तरह भैया आपको अगर ले गए जबरदस्ती, तो उसके लिए आपके पास रेमेडी है लॉ में, जाके आप एक्सरसाइज करें, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें। मार देने का राइट थोड़ी आ जाएगा उससे। बिल्कुल सही कह रहे आप जी। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये तथ्य का विषय है कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था कि नहीं कि अपराध कोई हत्या की कोटि में आने से बचा सके। ये डिपेंड करेगा कि फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, ये टेस्ट किया जाएगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ सर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल आपको लगेगा। ये हमारे गाजियाबाद जब डिस्ट्रिक्ट था, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, गाजियाबाद और ये गौतम बुद्ध नगर हमारे। हाँ। तो हमारे सीनियर बताते हैं कि 30 साल पुराना कोई मामला है जिसमें कोर्ट ने लाभ दिया था। आप ये देखें ग्रेव को उन्होंने किस तरह से मतलब ये कैलकुलेट किया था कि कितना ग्रेव है कि एक व्यक्ति मतलब खेत की मेड़ पे बेचारा अमूमन कमजोर वर्ग से आने वाला व्यक्ति था, और दूसरा व्यक्ति आया और वो उसको गालियां देते हुए आया कि आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा, आज तुझे जान से मार दूंगा। और उसके हाथ में कोई शार्प एज वेपन था। तो हुआ ये कि वो उस तक पहुंचने से पहले, क्योंकि मेड जो है वहां पे वो फिसल गया, बस थोड़ा सा गिर गया एक बार नीचे। तो वो व्यक्ति कमजोर भी था, जिसको गाली दे रहा था, जिसको मारने आ रहा था, उसके हाथ में लाठी थी। तो उसने बेचारे ने मारे दहशत के उस पर लाठी उसके सर पर बजा दी, और उसने इतनी लाठियां मारी वो मर ही गया। तो बाद में ये बात आई कि ये एक्सीड कर गया आपने उसको राइट को, ये लाठी मार के उसको छोड़ सकता था, बच सकता था। तो कोर्ट ने सर उसको ये बेनिफिट दिया था कि केस टू केस डिफर करता है। वो हार्डकोर क्रिमिनल था, पहले भी कई मर्डर कर चुका था, वो एक ऐसे कम्युनिटी को बिलोंग करता था जो थोड़े दबंग माने जाते थे, बेचारा गरीब आदमी था। तो इसका मतलब है कि इसको डर इतना ज्यादा था अंदर कि अगर ये उठ के खड़ा हो गया तो मार ही देगा या हर गया, तो उसको बेनिफिट दिया था। बिल्कुल निश्चित सी बात है। कैलकुलेट करती है कोर्ट। हाँ, ये दानिश हरिराज बाबू जी ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमारे ये विधि के जो मसले हैं, ये कोई साइंस के या मैथमेटिक्स के फॉर्मूले नहीं है कि A² + B² जो है वो बिल्कुल उसका जो निकलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। यहाँ फैक्ट टू फैक्ट कोर्ट, इसीलिए न्यायालय में मानव बैठाए हुए हैं कि भाई वो तर्क बुद्धि से सोचें। हालांकि ये सब मामले अब ख़त्म होते जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है किसको क्या लाभ देना है क्या नहीं देना है, उनको बस छोटा सा आप एविडेंस आ जाए और वो बिल्कुल अपना 2 दूनी 4 करके बगल करते हैं। मतलब एक तरह से वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पे ही चल रहे हैं आज की डेट में। क्यों शोभित? जी सर। एप्रिशिएशन ऑफ लॉ कहाँ है? कहीं भी नहीं है। आप कितना भयंकर रूलिंग पे रूलिंग दे के चले आओ, आपकी रूलिंग जो है वो बट्टे खाते में डाल देंगे, अपने हिसाब से जजमेंट लिखा के दे मारेंगे।
नहीं, वो ऐसा करते हैं ना सर, रूलिंग आपकी लेंगे, आपने अगर वो रिटन में भी सबमिट किया ना उस पर एप्लीकेशन के साथ भी, तो वो क्या जजमेंट में जैसे सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है ना, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो ऐसे उसको साइड में कोने में जरा से हम लिख देते हैं आपकी सारी रूलिंगों का रेफरेंस, उसका डिस्कस नहीं करते रूलिंग में दिया क्या है, किस फैक्ट पे दिया उसने। हाँ बस उसको साइड में छाप देते हैं कॉलम उसका। बिल्कुल 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 सही बात है। अब तो मणिपुर हाईकोर्ट की रूलिंग तो चल रही है दबा के, है ना? तो सर ऐसे चल रही है जैसे बाजार में सामान बिकता है ना, वो भी पिक्चर में देख रहा था कश्मीर फाइल्स की, क्या कि आप बिकने को तैयार हैं तो हाँ। बाजार हर समय मौजूद है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जो जिसको बोलते हैं ना डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, वो जो है वो भयंकर तरीके से सोल्ड हो रहा है। बिल्कुल आप जाइए और डिस्क्रिशन को खरीद लाइए। जी, इसके अलावा ऑप्शन में बचता ना, आप कोई क्रूशियल स्टेज पे कोई एक लाइन से हटके एक एप्लीकेशन मूव कर दीजिए सर, तो नोइंगली कोर्ट उसको इतना लटका देती है कि इसमें रिपोर्ट मंगा लो कंसर्न पुलिस स्टेशन से, जबकि आदमी पीड़ित है उसी पुलिस से, इमीडिएट उसको रिलीफ चाहिए, तो उसको क्या है 10-10 दिन की डेट लगा के चार्जशीट की फाइल हो जाती है, जब तक जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं मुझे हरस किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। चलिए एक्सेप्शन नंबर 1 जो हमारा है, एक्सेप्शन नंबर 1 के कुछ इलिस्ट्रेशन हम समझते हैं जिससे कि ये हमारा एक्सेप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ए कह रहा है कि ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय आ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड इंटेंशनली किल्स वाई जेड्स चाइल्ड, दिस इज मर्डर इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड and the death of the child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation। ये कह रहा कि यह द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में मैं का जो यह का शिशु है कैसा से वध करता है, यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई थी। देखिए, दुर्घटना या दुर्भाग्य से शिशु मर जाए तो लाभ मिलेगा, लेकिन इंटेंशनली पापा जी ने प्रोवोकेशन दिया और बेटे जी को आपने मार दिया, तो यहाँ आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब आप वध उस व्यक्ति का कर रहे हैं जिसके द्वारा आपको गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया गया, या फिर वो उसमें बताया गया है कि कोई मिसफॉर्चून दुर्भाग्यपूर्ण हो जाए या दुर्घटनापूर्ण किसी अन्य की मृत्यु हो जाए, तो एक डिफरेंस मैटर है। ये पहले वाला इलस्ट्रेशन ये बता रहा है कि आप इंटेंशनली जो है ए के द्वारा दिए गए प्रकोपन के असर में बी का वध नहीं कर सकते। इज दैट ओके? जी सर। जी सर। जी, इलस्ट्रेशन नंबर बी कह रहा है भाई कि y gives grave and sudden provocation to A. A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him, but out of sight. A kills Z. Here A has not committed murder, but merely culpable homicide. अब ये दूसरे वाला इलस्ट्रेशन इसका उल्टा कर दिया इन्होंने बिल्कुल। ये कह रहा कि कै को मैं गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है, कै इस प्रकोपन में से मैं पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय यह का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और वह यह जानता है कि संभाव्य है कि वह यह का वध कर दे। कै यह का वध करता है। यहाँ कै ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। क्या समझे? यहाँ जो दुर्घटना हुई है, ये जो दूसरा बंदा मर गया में भी यही दिया है जी, तो 301 में भी यही दिया है ना सर। वो 301 में तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस है, वहाँ तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस आप अगर इंटेंशनली ए को मारना चाह रहे हैं और बी आपसे मर गया तो आप, वो 301 की व्यवस्था दूसरी है। यहाँ ये एक्सेप्शन वाली बात समझा रहा है। यहाँ सर ये सेक्शन 80 में कवर हो जाएगा नहीं, 80 में तो पूर्ण उन्मुक्ति मिल जाती है।
जी जी जी। यहाँ सर इसको हम बस और हाँ थोड़ा सा और आगे ले जाएं, जैसे यहाँ पे मेयरली कल्पेबल होमिसाइड लिखा है सर, हाँ तो वो भी हटकर शायद इसको एक्सीडेंट में लाया जा सकता है एक तरीके से, जैसी सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल। यहाँ दूसरा व्यक्ति मर रहा है तो उसके लिए आपको हत्या की कोटि में आने वाला जो आपराधिक मानव वध है उसमें नहीं जाओगे, आप सिंपल आपराधिक मानव वध में चले जाओगे। सर यह जो क्या एट्टी का बेनिफिट दे रहा है, ये नहीं समझ में आया। क्या 1 मिनट, 80 का बेनिफिट कैसे मिल जाएगा सर? नहीं, कुलदीप जी का कहना है कि जैसे 80 में दुर्भाग्य माना जाता है ना, लेकिन मैंने कहा वहाँ तो पूर्ण उन्मुक्ति मिलती है। 80 वाला मसला यहाँ एक्ट लॉफुल है, हाँ। के लिए पहली कंडीशन है लॉफुल एक्ट होना बिल्कुल। चाहिए। तो अगर हम भले ही एक ए का मर्डर कर रहे हैं, गोली जो है वो सी को लग जाए तो कर तो हम गलत ही काम रहे हैं ना। हाँ, ये को 80 कोई लॉफुल एक्ट तो है नहीं। 80 वाली अवस्था दूसरी है, मैं वही बता रहा हूँ कि 80 में तो ये तो हो सकता है आप जल्लाद लटका रहा था मिस्टर ए को, वो नकाब पहना के भेज दिया सी को, उसने सी को लटका दिया, जब तो समझ में आता। हाँ उसको तब तो लाभ मिल जाएगा। वो तो जल्लाद को तो बिल्कुल वहाँ जो गलती हुई है 80 से, जो कुलदीप जी कहना चाह रहे हैं वो एक्सीडेंट को रिलेट कर रहे हैं बस, लेकिन एक्सीडेंट वहाँ दूसरे टाइप का एक्सीडेंट है, यहाँ दूसरे टाइप का एक्सीडेंट है। यहाँ आपका जो कृत्य है वो इलीगल है, अवैध है, आप एक अपराध कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं। बस केवल और केवल आपको इसलिए लाभ दिया जा रहा है कि आपको अचानक व गंभीर प्रकोपन आया था और उस अचानक व गंभीर प्रकोपन के असर में आपने एमिंग की ए की, लेकिन वहीं समीप खड़े बी को गोली लग गई। तो ये मात्र इसको दुर्भाग्य व दुर्घटना यहाँ केवल उस पर्पज के लिए माना जा रहा है। उन्मुक्ति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बड़ी बात है कि आप हत्या से आपराधिक मानव वध में अपने मामले को ले आए, घुटने टिक जाएंगे साबित करते करते कि जी मेरा गंभीर अचानक प्रकोपन आया था मुझे। सर एक रियल लाइफ एग्जांपल था, मेरे दोस्त के पापा ही थे वो, तो वो अपनी लाइसेंस पिस्टल साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे और पार्टी चल रही थी उस टाइम पे, तो एक बच्चे को गोली लग गई थी और बच्चा मर गया था, तो उनको कंप्लीट एक्विटल दे दिया गया था। हाँ तो उसमें ये भी नहीं आया था इवन नहीं, वो साफ करना तो लॉफुल एक्ट होता है ना, वो 80 में कवर होता है। वो तो उनका एक्ट जो है लॉफुल था, उनका एक्ट लॉफुल था डियर, है ना। तो जी सर मेरे पास एक कुछ ऐसा ही केस था, हाँ स्टेट महिपाल। उसमें क्या हुआ कि वो व्यक्ति अपने घर पर ही था, उसके रिलेटिव का किसी पड़ोस में झगड़ा हुआ, वो किराएदार थे, वो नोएडा में ही। तो वहां पे जो गांव का प्रधान था उसका भाई आया पिस्टल लेकर के और उसकी कनपट्टी पे लगा के और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, और भी बहुत सारी क्राउड आ गई। तो वो अपने घर में कमरे में ही था, तो उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू लग गया और वो उसको घुमा करके चारों तरफ, मुझे छेड़ना मत, मारना मत, मतलब वहां से भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान जिसने उसके ऊपर पिस्टल तानी थी और वो दबंग थे, उसके पेट में चाकू लग गया। तो हमने उसमें यही सडनली प्रोवोकेशन का वो लिया और केवल डिफेंस के लिए, लेकिन उन्होंने पहले से तो कोई डिफेंस क्रिएट किया नहीं था कि लायबिलिटी हम पे आ जाती डिफेंस को प्रूव करने की। फिर भी कोर्ट ने उसमें 7 साल की सजा कर दिया उसको। मतलब कि आपराधिक मानव, ये जो आपराधिक मानव वध मानते हैं में, या मतलब मरा नहीं था क्या वो? 307 में, 307 में वो मरा नहीं था। जी 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 ये बिल्कुल। देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ जो पढ़ते हैं वो एकेडमिक, हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी धरातल पे कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है वो हम सब भली भांति जानते हैं, है ना। ये तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि परीक्षा में अगर ये सवाल आ गया, एक्सेप्शन नंबर 1 समझाने को आ गया, तो हमें यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमको जवाब लिखना है। इनसे बहुत ज़्यादा आप कोर्ट के अंदर ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें। ठीक है माय डियर। बिल्कुल सर। जी जी। हाँ, तो इलस्ट्रेशन नंबर सी देखते हैं। इसका कह रहा है ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड अ बैलिफ। ए इज एक्साइटेड टू सडन एंड वायलेंट
person by the arrest and kills Z. This is murder in as much as the provocation was given by a thing done by a public servant in the exercise of his powers. ये कह रहा है ये द्वारा जो एक बेलिफ है के विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, यह द्वारा जो एक बेलिफ है के विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है, उस गिरफ्तारी के कारण कै को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है, ठीक है, और वह यह का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग में की गई थी। इज दैट क्लियर? ये इसका जो प्रोविजन नंबर 2 है, दो वाला इलस्ट्रेशन है। ये प्रोविजन नंबर 2 जो हमें समझाया गया था उसका ये इलस्ट्रेशन है। भाई अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है किसी को, अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का पालन करते हुए गिरफ्तार कर रहा है, वैसी गिरफ्तारी से यदि आप गंभीर व अचानक प्रकोपित हो रहे हैं तो आपका वो गंभीर व अचानक प्रकोपन जो है आप अपनी जेब में रखो। उस गंभीर व अचानक प्रकोपन का आपको एक्सेप्शन नंबर 1 में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। समझे भैया? क्लियर हुआ? एनु? यस सर। जी। दिल्ली में एक ऐसा सर, एक पुलिस वाले ने एक क्रिमिनल को अरेस्ट करके लेके जा रहा था रास्ते में ही, और उसने अपना चाकू निकाला और उस पुलिस वाले पे हमला कर दिया। हाँ। और उसकी डेथ हो गई। अभी रिसेंटली था, वो हेड कांस्टेबल था दिल्ली पुलिस का, मार दिया था, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। जी सर, सर वही। तो वैसी अवस्था में अब वो बंदा कहे कि भाई मुझे तो गुस्सा आ गया था, मुझे कांस्टेबल साहब ने गिरफ्तार कर लिया था, तो वैसा कोई लाभ मिलने वाला उस व्यक्ति को नहीं है, वो मर्डर में जाएगा। उसको एक्सेप्शन नंबर 1 का कोई लाभ मिलने वाला किसी किस्म का नहीं है। इज दैट क्लियर माय डियर? जी सर। क्लियर है सर, क्लियर। बहुत बढ़िया। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए appears as a witness before Jed, a magistrate. Jed says that he does not believe a word of A's deposition and that A has perjured himself. A is moved to sudden passion by these words and kills Jed. This is murder. यह के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में कै उपसंजात होता है। उपसंजात का मतलब उपस्थित होना, प्रस्तुत होना, ठीक है। यह कहता है कि वह कै के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह कि कै ने शपथ भंग किया है। कै को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हत्या होगा, ठीक है। उसे मजिस्ट्रेट के शब्दों से तैस आ गया कि भाई मुझे झूठा कैसे कह दिया आपने। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा कहे गए इन शब्दों से यदि कोई अचानक व गंभीर प्रकोपित होकर उसका वध कर देता है तो वैसा वध जो है वो हत्या की कोटि में ही आएगा। इस एक्सेप्शन नंबर 1 का वैसे व्यक्ति को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कल्पना, समझ आ रहा है आपको? जी इसमें तो फिर मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी उसने। हाँ, उसने मजिस्ट्रेट को ही निपटा दिया भाई। जी, अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए अटेम्प्ट टू पुल जेड नोज। जेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Jed. This is murder inasmuch as the provocation was given by a thing done in the exercise of the right of private defense. ये कह रहा है कि यह की नाक खींचने का प्रयत्न कै करता है। अब अगर किसी की नाक आप खींचोगे तो जाहिर सी बात है कि उसके पास अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यहाँ उसने क्या किया? यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए कै को पकड़ लेता है। उसने उसे होल्ड कर लिया कि भाई ऐसा मत कर, ठीक है। परिणाम स्वरूप कै को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। यह हत्या है
क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी। इज दैट क्लियर? जी सर। मैं आजकल सहारनपुर में तूफान बहुत आ रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी आया था और अभी भयंकर बाहर तूफान चल रहा है। पिछले उखड़े हुए खंबे अब तक ठीक नहीं हुए। यहाँ भी सर आंधी टाइप है हो रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है तूफान वहाँ। गर्मी बहुत है सर पिछले 3 दिन से। हाँ, ये पार है टेम्परेचर। ये प्रेशर बन रहा है ना, हवा का दबाव बन के ही मामला ऐसा होता है। मतलब काफ़ी तेज गति से हवा चल रही है भाई बाहर। आपको शायद यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है ना सर उधर की साइड में, हमारे इधर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। हाँ नहीं, टेम्परेचर 2 दिन से यहाँ भी अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन आपके हमारे टेम्परेचर में सर 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस रहता है। 5 तक का भी हो जाता है भाई। 5 डिग्री तक का डिफरेंस मिलता है। जी 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 जी। और थोड़ा उधर चले जाते हैं और देहरादून के नजदीक मतलब रामपुर में आप देखेंगे वहाँ और वो रहता है थोड़ा सा। और मैं इतना डिफरेंस तो मैं यहीं हमारी जो जहाँ मेरा निवास है, ये शहर के आउटर में टाउनशिप बसी है एक। तो शहर रात में जब हम शहर से अगर निकल के इधर आते हैं तो जैसे ही हम अपनी टाउनशिप की तरफ पहुँचते हैं तो हमें यही अंतर महसूस हो जाता है कि अंदर शहर की जो गर्मी है भयंकर तरीके से, यहाँ हमें 1-2 डिग्री सेल्सियस का अंतर तो यही महसूस हो जाता है। क्योंकि यहाँ थोड़ा हरियाली वगैरह ज़्यादा है तो उस बात का भी जो है अंतर पड़ जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि जेड स्ट्राइक्स बी, बी इज बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेज, ए अ बाई स्टैंडर इंटेंडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ बी's रेज एंड टू कॉज हिम टू किल जेड, पुट्स अ नाइफ इन टू बी's हैंड फॉर दैट पर्पज, B kills Jed with the knife. Here B may have committed only culpable homicide. हाँ, but जो है वो हॉट होकर के but A is guilty of murder. जी देखिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर F कह रहा है वो कह रहा है कि खे पर यह आघात करता है, खे को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। कै जो निकट ही खड़ा हुआ है, खे के क्रोध का लाभ उठाने और उससे यह का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी इस प्रयोजन से दे देता है। खे उस छुरी से यह का वध कर देता है। यहाँ खे ने चाहे केवल आपराधिक मानववध किया हो किंतु कै हत्या का दोष है। तो ये बता रहा है कि जिस व्यक्ति को प्रकोपन आया है वो तो अपने प्रकोपन के असर में वैसा कृत्य कर रहा है, तो हो सकता है इसको अपवाद संख्या 1 का लाभ मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति कूल माइंडेडली छुरी उसको सौंप रहा है कि जा बेटा कर दे काम तमाम, तो उसको कोई प्रोवोकेशन नहीं है। वो तो अपने किसी रिवेंज की वजह से, अपने किसी अदावत की वजह से मौके का लाभ उठा रहा है। तो वैसी अवस्था में जो छुरी पकड़ाने वाला व्यक्ति है उसको एक्सेप्ट। तो ये हुआ ना सर कि अगर वो फैसिलिटेट ना करता, वो ना देता एक डेडली वेपन उसके हाथ में, तो उसका कम से कम मर्डर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए फिर उसी का हैप्पी बर्थडे होगा इसमें। हाँ, वो मर्डर के लिए वो लायबल होगा जो छुरी पकड़ा रहा है। हो सकता है कि वो जो बंदा जो एक्साइटेड हुआ था, जिसको गंभीर व अचानक प्रकोपन आया था, उसको तो अपवाद संख्या 1 का लाभ मिल जाए, लेकिन छुरी पकड़ाने वाला जाएगा हत्या में, और जिसने वध किया है वो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए लायबल होगा। ठीक है, ये बहुत ही बारीक सी अंतर है इनमें। जब हम 299 और 300 के अंतर को पढ़ेंगे तो बहुत ही बारीक सा अंतर नज़र आएगा हमें। इसको बिल्कुल किसी एक कोई ऐसी तराजू नहीं बनी हुई है कि भाई कानून के हाथ में जो तराजू दी हुई है वहाँ हम नाप तोल कर रख के देख लेंगे। ये फैक्ट टू फैक्ट डिफर करेगा। यहाँ आपको अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। नॉर्मली क्या है सर कि मेरे पास में 2 जर्नल आते हैं, मतलब मंथली, CIC और एक ACC जी। तो मतलब एक जर्नल में लमसम ऐसा होता है कि करीब 40 से 50 केस लॉज होते हैं।
तो उसमें कम से कम 10 में या 5 में तो मिनिमम मैं मानता हूँ कि हमेशा ये 299 और 300 का डिफरेंस ही होता है। सुप्रीम कोर्ट भी करती है बार बार, हाई कोर्ट भी करती है, और मैंने मतलब उसमें टेबल बना के भी, उस पर केस लॉ डिस्कस करके भी, मतलब इतना ज़्यादा इसको डिस्कस किया जाता है। तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा जब लॉ में पढ़ रहे थे उससे लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट इसी में उलझा पड़ा। हाँ, ये अंतर ही। और बेसिकली जो लेकिन मुझे जो समझ में आया है सर, आज तक इतने केस लॉ पढ़ने के बाद, मोर देन 1000 केस लॉ मैंने देखे हैं इसमें, उसमें सर मुझे एक ही इंटेंशन का तो है ही है उसमें कि वो इंटेंशन है, बट इसमें प्रोबेबिलिटी का है मेन जो रूल। बस इसमें जो मर्डर है वो विद इन ऑल प्रोबेबिलिटी वहाँ पे उसकी डेथ होने का उसको इंटेंशन होता है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ चांसेस होते हैं, बस प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है कि मतलब उसका इंटेंशन। एक्ट तो दोनों में ठीक है, डेडली एक्ट है जी। उसमें विद डेडली वेपन हो सकता है, एक्ट हो सकता है, उसका इंटेंशन हो सकता है, बिल्कुल नॉलेज हो सकती है उसको कि नॉलेज में, दोनों में उसको नॉलेज है कि डेथ हो जाएगी सेक्स से, बट विद इन ऑल प्रोबेबिलिटी बस डिग्री ये चाह रहा है कि मर गया तो मर्डर है, और अगर वहाँ पे ये ठीक है बच भी गया तो डिग्री वही हम वही हम कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिग्री का खेल है। अगर हायर साइड पे डिग्री जा रही है, मृत्यु के चांसेस हायर साइड पे हैं। देखिए, जब हम 299 और 300 का इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो वहाँ एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए, वहाँ एन एक्ट है 299 में और 300 में द एक्ट है। ठीक है, तो ये अंतर आप देखिए। अन एक्ट का मतलब है कि कोई कार्य का मतलब ये है कि संभावना कम है, और 300 में कह रहा है द एक्ट वह कार्य है, यानी कि उस कार्य से प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हायर साइड पे है। बेसिकली आपराधिक मानव वध निश्चित है, और हत्या जो है एक विशेष प्रकार का आपराधिक मानव वध है। और फिर आगे जा रहा है कि अगर आप मामला आपका हत्या में भी जा रहा है, और हत्या का मामला आपने अपने अपवाद संख्या 1 से 5 में किसी में भी आपने अपना साबित कर दिया, तो वो रिवर्स मार के फिर 299 में चला जाएगा। भाई, ये जो हम अपवाद पढ़ रहे हैं इसका हेडिंग क्या है? शुरुआती अपवाद संख्या 1 में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है। इज दैट ओके? जी सर। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। बाकी इसके अपवाद अगली क्लास में पढ़ेंगे, और आमना मैम की क्लास 10:30 बजे से होगी, वो अपना लिंक देंगी। आप सभी क्लास में उपस्थित रहिएगा। इज दैट ओके? जीएस की क्लास का कुछ कर दीजिए, एकदम से आएगा, हम लोड नहीं ले पाएंगे। हाँ, जीएस की क्लास का मैं कर रहा हूँ भाई, सुमित भाई। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, शुभ रात्रि। Thank you, sir.